बिहार दरोगा 2023 के लिए एडुटेरिया बुक का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट 2 आज देखेंगे 1275 पद के लिए। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इस तरह से पीएन भगवती थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है। और देख लेते हैं, जैसे धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उल्लेख नहीं है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई चर्चा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अवकाश ग्रहण करने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। इस तरह से इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्न प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निबंधन, चुनाव आयोजन कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल कराने, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवारी द्वारा नाम वापस लेने आदि सभी प्रावधान अधिनियम 1951 के तहत ही हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखने का कार्य करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्यों किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हुए वो थे राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में तथा स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। चलिए इस तरह से आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में
सही क्रम कौन सा है? तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे वेदरा का युद्ध, 1531 में हुआ, और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मोपला विद्रोह जो परिणाम था वो था खिलाफत आंदोलन का। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो ये जो कथन कहे थे मुख्य रूप से गांधी जी द्वारा कहा गया था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही यह प्रारंभ हुआ था मोपला विद्रोह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे रहमतुल्लाह सियानी बने थे। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। उन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसी के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो भागों में बट गया था, जो कि पहला था हीनयान एवं दूसरा था महायान विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईस्वी में हराया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि को शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार एवं काबुल मकराना प्रदेश प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार सहित भेंट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसअन ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। वह अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रम में सजाएं। तो चलिए हम लोग ईस्वी से एक बार कंफर्म हो लेते हैं कौन कब का किया था। दोआब के कर वृद्धि 1325 ईस्वी में किया था। 1325 में किया था। और राजधानी परिवर्तन जो किया था वो 1326 में किए थे। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो था 1329 में। और कराची अभियान जो हुआ था
37-38 में हुआ था। तो इस तरह से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो पेपरलेस बजट जो था वो था 2021-22 का, इसलिए इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोंग और तापू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये जो लोक नृत्य है ये है अरुणाचल प्रदेश का। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है, यह आदि जनजाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जल प्रदूषक नहीं है वो है हिमनद, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पामलेंगा जेलिमो भार्तोलन। अब ये क्या थे इसके बारे में देख लेते हैं। वह पहली केन्याई महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी वो थे डॉक्टर महमूद उल हक। ये पाकिस्तान के निवासी हुए। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम था? तो ये जो WTO का पूर्ववर्ती नाम था वो था गेट। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करके व्यापार को उदार बनाना था, जो कि 1 जनवरी 1995 को गेट का स्थान WTO ले लिया। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है। तो जैविक घटकों में जो शामिल है वो है ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ये तीनों शामिल हैं, बाकी अन्य जो है वो नहीं शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो NGT की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जलीय वातावरण का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था विकसित युवा विकसित भारत। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय जयराम का निधन हो गया। व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो इनका जो संबंध था वो था संगीत क्षेत्र से था। वाणी जयराम का संबंध संगीत क्षेत्र से था। ये पार्श्व गायिका थी। इसका निधन फरवरी 2023 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड नंबर पे जो रहा था वो रहा था महाराष्ट्र रहा था, और तीसरे स्थान पर रहा था वो था यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो जो फिल्म है बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया था वो था द कश्मीर फाइल। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जो हो जाएगा सी, द कश्मीर फाइल। और फिल्म ऑफ द ईयर था वो आरआर को चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने वो बने अमरप्रीत सिंह। अब वायुसेना दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम रहा? तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान जो रहा वो रहा केरल का, जबकि दूसरा स्थान रहा कर्नाटक का, और तीसरा स्थान रहा तमिलनाडु का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के लगभग 17 केंद्र शासित और राज्यों के वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, जो कि वर्तमान समय में वनों की स्थिति है वो है 24.62%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग में कुल कितने टीमें भाग ली? तो इसमें जो टोटल टीमें थी वो भाग ली थी 5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो जो योजना था वो था युवा 2.0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो वो स्थान है भारत और श्रीलंका दोनों। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो है भारोत्तोलन से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में किया गया। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक तथा 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते। सुधीर लाट का संबंध हरियाणा राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जो बजटीय घाटा है वो है 2.3%। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है
वो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इनका आयोजन किया गया था, वो किया गया है हयांकुरी में। भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हायोंकी वायुसेना केंद्र पर हुआ है। भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया, तो पूछ रहा है कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली में किया गया। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जबकि बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो है विज्ञान क्षेत्र से है। 2023 में कुल 6 नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें श्रीनिवासन वर्धन का संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितने बार के लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो वो कंटिन्यू 7 बार चुने गए थे, जबकि वे 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा बिलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। इनकी टोटल लगभग दूरी है 3200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं वो हैं सुधा मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इनको जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो है बांग्लादेश को बनाया गया है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो जो स्थापना किया गया है 1993 ईस्वी में किया गया है। दक्षिणी गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1983 में किया गया है। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जनजातीय और दूसरी तरफ है राज्य। तो इनमें से पूछा है कि मतलब लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरी ओडिशा, तो इन कथनों को सुमिलित पूछ रहा है कि कौन इनमें सही है। तो इनका जो उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 जो है कि सही है। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में है और कार्बी जनजाति असम में तथा डोंगरी जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी झील जो है वो है मिशिगन झील है। सबसे बड़ी झील मिशिगन झील यूएसए में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.01% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाए जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तथा हाइड्रोजन 0.01% पाए जाते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो जो कि गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है वो है पेरू की जलधारा। पेरू प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, एल नीनो, क्यूरोसिको आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थल तथा समूहों का विभेदन तापन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सकी स्थित है मेघालय राज्य में है नोकरेक। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र मेघालय में स्थित है तथा इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो जो कि स्थित है वो है कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कोरोमंडल के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसमें जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व का, जो कि घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यूब और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होता है और विस्थापन का मीटर होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो जो कि प्रयोग किया जाता है वो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो जो कि शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कि सत्य नहीं है वो हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जद हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि
यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाला लहरें होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य हो जाएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं तथा समुद्र की सतह पर बनने वाले तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक बना होता है वो बना होता है केवल एक प्रोटॉन से। हाइड्रोजन परमाणु न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। चलिए इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो उपयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। जो प्रथम धात्विक तत्व है वो है लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम धात्विक तत्व हैं जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो आवश्यकता जो होती है वो है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रति संघटन अम्ल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनाती है। तो ब्रोमीन गैस बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो उसे कहते हैं संक्षारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो कि सबसे अच्छा वर्णन करता है इथेनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो जो कि मास्टर कहा जाता है नाभिक को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो जो कि मजबूत बनाता है वो है स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा एक साधारण स्थानीय ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो जो दूध का प्रोटीन है वो है केसीन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी
समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो कि उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप अंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो जो कि अंतः परजीवी का उदाहरण है वो है फीता कृमि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो होता है नीला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी की जाती है किस पर? एंजियोप्लास्टी जो कि हृदय पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी है? तो जो कि उत्तरदायी है वो है पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोगी से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह पेशेंट अपना नेत्र दान कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में मौजूद होता है वो है निकोटीन मौजूद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो जो कि लघु उद्योगों की समस्या जो है वो पूंजी की अभाव भी है और विपणन जानकारी का अभाव भी है, कच्चे माल का भी अभाव है, इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का जो संबंध है वो हो जाएगा केंद्र उत्पादन शुल्क से इनका संबंध है, इसलिए इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी 1862 में शुरू की गई थी, 1862 में भारत सरकार द्वारा। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका जो कार्य नहीं है वो हो जाएगा साख सृजन, ये साख सृजन नहीं करती है। चलिए अब मैथ जो बचा हुआ है उसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा। 98 का भी हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा इसका सही। 99 का बी हो जाएगा और 100 का ए सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।